हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के चौथे लेक्चर को लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ओके, तो आज के टॉपिक में जो हम लोग मुख्य रूप से कवर करेंगे, तो आज हम लोग बेसिकली मेजॉरिटी में देखा जाए तो एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आपका बायोडाइवर्सिटी। ओके, जो सेकंड टॉपिक है वो भी इसी से मिलता जुलता है, यानी इसी टॉपिक का एक भाग है। ओके, तो उसमें क्या है कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसके साथ साथ वो किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। ओके, तो मेजॉरिटी के तौर पे आज हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से इन दो टॉपिक से जितने सवाल आए हुए हैं यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज में, उनको सॉल्व करने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट, सवाल शुरू करने से पहले हम लोग एक सवाल मेरे मन में ये आएगा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसको समझते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको ये टर्म दिख रहा होगा, बायो मीन्स होता है लाइफ, यानी बायो मीन्स होता है लाइफ यानी जीवन, और डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी अलग अलग तरीके की, यानी विभिन्नता या भिन्नताएं, विभिन्नता। ओके, तो बायो मीन्स होता है लाइफ, डाइवर्सिटी होता है डिफरेंट तरीके के, यानी अलग अलग तरीके के या विभिन्नताएं। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी में मुख्य रूप से हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि किसी जीव की किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कितने ज़्यादा वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। जब हम ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो वो किस कैटेगरी में करेंगे, बायोडाइवर्सिटी में। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें या इसको समझने की कोशिश करें कि होता क्या है, तो किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी, किसी इकोसिस्टम में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उन जीवों में कौन कौन से हो जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स के साथ साथ आपका एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओके, तो किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर कितनी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, उस इकोसिस्टम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी द डाइवर्स रेंज, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ इसका, द डाइवर्स या डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, फाउंड इन एन इकोसिस्टम। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स के कितने डाइवर्स नेचर के स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कुछ कारण हो सकते हैं, उसका कंजर्वेशन, और हम लोग सवाल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सिंपली इतना बोला कि बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं, उन जीवों में पौधे भी आ सकते हैं और जानवर भी आ सकते हैं, उनकी जो विभिन्नताएं होती है, विविधता होती है, या उनके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और पहली बार जो बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया था वो थे आपके वाल्टर जी रोजन साहब ने। ओके, वाल्टर जी रोजन, ये 1985 में इसको, इस टर्म को दिया था या यूज किया था। ओके, तो पहली बार किसने यूज किया था, वाल्टर जी रोजन। ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है, ये यूपीपीएससी में आ चुका है, यानी यूपीपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से ये पीसीएस में भी आ रखा है और किस और आरओ में भी ये आ रखा है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इस टर्म को पहली बार किसने यूज किया था, तो वाल्टर जी रोजन साहब थे। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं, आज के टॉपिक के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक का पहला सवाल है स्टूडेंट कि बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया उसी के बारे में पूछ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। चार ऑप्शन इसमें दे रखा है। पहला दे रखा है कि द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट,
यानी इसके कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज हैं किसी इन्वायरमेंट में उनकी रेंज यानी उनकी वैरायटी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि द सीजनल एंड डेली चेंजेज इन एन एनवायरनमेंट, यानी जो सीजनल और डेली चेंजेज होते हैं किसी इन्वायरमेंट में उसकी बात कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है कि द वे स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं या किन 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 तरीकों से भिन्न है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर ऑफ एन इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट का फिजिकल फैक्टर है उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है। ओके, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में जो प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी डाइवर्स वैरायटी देखने को मिलती है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी की मतलब बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है और भी डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सवाल में करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सीजनल और डेली चेंजेस की कोई बात नहीं हो रही है इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में, और जो जीव होते हैं वो यानी जो स्पीसीज होते हैं वो एक दूसरे से कितने भिन्न है इसकी भी बात नहीं करता। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो फिजिकल फैक्टर होते हैं एनवायरनमेंट में उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होता। तो आई होप ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे जो बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने की बात कर रहा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की बायोडाइवर्सिटी मीन, वही अगेन रिपीट कर दिया है कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन की बात कर रहा है, डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल्स की बात कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा है कि डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है कि डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एक एक करके हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कह रहा है कि डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, प्लांट्स और वेजिटेशन की बात हो सकती है अलग अलग तरीके की, लेकिन एनिमल की भी बात होती है ना, यानी बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स प्लस एनिमल्स की बात करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर ग्रुप हो यानी प्लांट हो या एनिमल ही हो, ऐसा नहीं है, दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी बात करेंगे बोथ, तो ऑप्शन ये इस हिसाब से चला जाएगा। ओके, एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली प्लांट्स ग्रुप की ही बात कर रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल है उनकी बात कर रहा है सिर्फ। ओके, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी यही होती है, बायोडाइवर्सिटी का यही मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स की एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी पिछले लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको भी बताया कि पहली बार जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो किसने यूज किया है, तो उनका नाम था वाल्टर डी रोजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने कब यूज किया था, तो इन 1985 1985 में इस टर्म को इन्होंने पहली बार यूज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता होती है उसकी मोस्ट जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है। भोजन, पहला ऑप्शन कह रहा है फूड, फूड तो नहीं होता होगा, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात कर रहा है, तो इतना आसानी से तो आंसर नहीं देना चाहिए। ओके, तो फूड की बात करें तो फूड तो नहीं होगा। ड्रग की बात करें तो ड्रग भी इतना, ये माइनर लेवल की चीज़ें हैं ना, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये माइनर चीज़ें बात कर रहा है। इंडस्ट्रियल यूज ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये 2015 के पीसीएस में पूछ रखा है। ओके, तो किसी एक इकोसिस्टम का जो मेंटेनेंस होता है वही बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको घटने में या उसकी क्षति में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा हो सकता है, वही सवाल पूछा है। पहला दे रखा है जेनेटिक एसिमिलेशन। अगर जेनेटिक एसिमिलेशन को हम लोग समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो इसे हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक आत्मसात। ओके, तो जेनेटिक एसिमिलेशन होता क्या है,
तो इसमें ये बेसिकली एक तरीके का कैरेक्टर है। जैसे सपोज कीजिए जो गुण पहले वातावरण की वजह से बनता था, सपोज कीजिए कि बहुत मतलब सदियों पहले जो कैरेक्टर इंसानों में एटमॉस्फेयर की वजह से बन रहा होगा, वो आगे चल करके यानी आज के समय में वो जेनेटिकल बन जाए। ओके, यानी बहुत समय पहले जो कैरेक्टर या जो गुण किसी ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट की वजह से बन रहा होगा, ओके, वो आगे चल करके यानी बहुत समय बाद वो जेनेटिकल हो जाए, यानी जेनेटिकल कैरेक्टर बन जाए। इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक एसिमिलेशन। यानी ऐसे गुण जो पहले वातावरण की वजह से हो रहे थे वो आज के समय में जेनेटिकल हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक एसिमिलेशन। आई होप ये टर्म का मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, ऑप्शन बी क्या है? कंट्रोलिंग प्रीडेटर, यानी प्रीडेटर को कंट्रोल करके। ऑप्शन सी कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी किसी के हैबिटेट को खत्म करके या उसको डिस्ट्रक्ट करके। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कि कंट्रोलिंग पेस्ट, यानी पेस्ट को कंट्रोल करके। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करना है किसका? प्रेडेटर का और पेस्ट का। ऐसा तो नहीं होता है कि बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन होने का एक मेन फैक्टर तो नहीं है। फैक्टर तो है लेकिन मेन फैक्टर नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी बायोडाइवर्सिटी को अगर खत्म करना है तो उसके हैबिटेट को ही खत्म कर दीजिए, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट यानी हैबिटेट की क्षति से बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर तरीके से डिक्लाइन हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट? द डिकेड 2011, यानी जो 2011 से 2020 का डेकेड है, वो सवाल पूछ रहा है कि हैज़ बिन डेजिग्नेटेड बाय द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज द डिकेड ऑफ, यानी बेसिकली ये 2012 के मेंस में पूछा है यूपीपीसीएस के। तो बेसिकली ये उस समय करंट में रहा होगा, यही रीज़न है कि वो उस समय इसको पूछ लिया है। तो इस सवाल को यहाँ पे शामिल करने का एक ही मकसद था मेरा कि कभी कभी करंट में ऐसे सवाल आ जाते हैं। कोई इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई हो गया, या इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर लें, इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर लें, तो ये कुछ चीज़ें कुछ न कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित घोषित करती रहती हैं, तो जो कि करंट में रहता है। ओके, तो इस सवाल को शामिल करने का मेरा मतलब यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यूपीपीसीएस में वो किस तरीके के होते हैं। तो ऐसे जब भी आपको टर्म या ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिले करंट में हो या कहीं नोट्स पढ़ते दौरान, तो उसे आप कहीं साइड में जगह नोट्स कर लीजिए। ओके, क्योंकि ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जो यहाँ पे सवाल पूछा है वो पूछा क्या है कि 2011 से 2020 वाला जो डेकेड था उसे यूएनओ ने किस रूप में घोषित किया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नेचुरल डिजास्टर डेकेड, ऑप्शन बी कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी डेकेड, ऑप्शन सी कह रहा है क्लाइमेट चेंज डेकेड, ऑप्शन डी कह रहा है कि एनवायरमेंटल डेकेड। ओके, तो अगर यूनाइटेड नेशनल जो जनरल असेंबली है सॉरी, वो 22 दिसंबर 2010 को 22 दिसंबर 2010 को घोषित किया था क्या? 2011 और 20 का जो डेकेड है उसको बायोडाइवर्सिटी डेकेड के रूप में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, और इस सवाल से जैसे ये सवाल पूछा है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में जब भी आपको कोई करंट वरेंट पढ़ते टाइम कुछ मिल जाए तो आप उसे साइड में एक नोट्स बना लिया कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, यानी इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पे मिलती है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी कह रहा है आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी कह रहा है आपका आर्कटिक फॉरेस्ट। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा अर्थ के कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। ओके, सपोज कीजिए ये अर्थ है। ओके, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बात किया था, आगे मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती, इससे पहले यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए मैटर। ओके, सपोज कीजिए ये अर्थ है और ये बीचों बीच क्या जा रहा है? ये जा रहा है आपका इक्वेटर। ये अर्थ, ये इक्वेटर हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री साउथ में इक्वेटर की आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। ओके, और ये हो गया विषुवत रेखा यानी इक्वेटर।
तो सवाल ये है कि जब जो भी एरिया स्टूडेंट इन दोनों लाइन के टच के बीच में आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। ओके, ये ट्रॉपिकल लाइंस हैं, तो इनके बीच में जितने भी एरिया आपको देखने को मिलेंगे वो ट्रॉपिकल एरिया हो जाते हैं। और ट्रॉपिकल एरिया होने का मतलब ये है, ये इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी सनरेज, सपोज कीजिए यहाँ पे सन आ गया, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज कीजिए ये सन है। ओके, अब सन से क्या होता है कि सन से जब भी लाइट आपको देखने को मिलेगी तो वो लाइट स्ट्रेट अगर आएगी तो वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा रिसीव करता है, यानी जो भी अर्थ का इक्वेटर या ट्रॉपिक्स वाले पार्ट होते हैं ना, वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, लेकिन ये लाइट अगर यहाँ पे पोलर रीजन की बात किया जाए तो ये बहुत ही कम एनर्जी के साथ यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब जो भी आता है उसको बहुत कम यूटिलाइज कर पाते हैं वहाँ के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बेसिकली जो इस रीजन में होता है ना, इस रीजन में सबसे ज़्यादा आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है इसी वजह से यहाँ पे जो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड होने के बाद जो भी है बारिश होती रहती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल यानी मैक्सिमम रेनफॉल के अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये दोनों जो पॉइंट है ये यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज या जो भी प्लांट या एनिमल की चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने की मिलेगी ना इस रीजन में, ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके जब आप ऊपर चले जाएंगे, इसके जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे तो ये टेम्परेट रीजन हो गया, तो यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आर्कटिक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, कि जब भी आप इस इक्वेटर से पोलर की एरिया में जाएंगे, मैं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपको डाइवर्सिटी जो है वो घटते हुए क्रम में दिखेगी, यानी ये घटेगी, डिक्रीज डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों, मैं वापस आपको बता दे रहा हूं कि जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमें डाइवर्सिटी घटते हुए क्रम में दिखेगी। ओके, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो सनरेज आती है वो नहीं आ पाती हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ आर्कटिक या पोलर रीजन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो प्रॉपर तरीके से वहाँ डाइवर्सिटी ग्रो नहीं कर पाती। ओके, तो यही रीजन है कि डाइवर्सिटी जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे आपको घटते हुए क्रम में दिखेगी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो मैंने आपको बताया कि जो भी इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में एरिया होगा वहाँ पे जितने भी चीज़ें पाई जाएगी वहाँ पे डाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया है यहाँ पे ग्रो करते हैं। टेम्परेट की अगर बात करें तो ये ट्रॉपिक्स के बाद ये वाला एरिया जो आएगा ना यहाँ पे टेम्परेट ग्रो करेंगे। कॉनिफेरस थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, यानी बहुत जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वहाँ पे कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं ज़्यादातर देखने को आपको मिलते हैं। आप हिमालयन एरिया में चले जाइए, उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ, तो आपको वहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट नॉर्मल जो एक प्लेन होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। यही रीजन है कि वहाँ पे कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। आर्कटिक फॉरेस्ट की बात करें तो आर्कटिक फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो टेम्परेचर यहाँ इतना प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, यानी सनलाइट वहाँ इतने प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। यही रीजन है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत डाउन होता है, और डाइवर्सिटी भी वहाँ काफ़ी कम देखने को मिलती है। ओके, तो अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हाई, यानी इन चारों इकोसिस्टम की बात कर रहा है। कौन कौन सा? डीप सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ, डेजर्ट। इन चारों इकोसिस्टम में पूछ क्या रहा है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो रिलेटिवली हायर होती है, यानी ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहाँ पे जो सनलाइट या टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल प्रॉपर तरीके से होगा वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात कर लें तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ये इसके दो तरीके होते हैं। अगर हम लोग लैंड की बात करें, लैंड वाले एरिया में, तो
आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर लैंड एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक्वाटिक एरिया की बात करें या मैरीन एरिया की बात करें, एक्वाटिक या मैरीन एरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा ये कोरल रीफ। ओके, तो यहाँ पे दो आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब सवाल क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने आपको बताया कि लैंड एरिया की बात कर रहा हूँ, और एक्वाटिक एरिया की या मरीन लाइफ की अगर बात करें तो कोरल रीफ में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि सवाल कैसा पूछा है। ओके, तो अगर आपसे सवाल जैसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ऑप्शन जो है, दोनों ऑप्शन यानी ऑप्शन बी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे रखा है और ऑप्शन सी में आपका कोरल रीफ दे रखा है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी दे रखा है, यहाँ पे कोरल रीफ भी दे रखा है। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लस सी दोनों। इसको यूपीपीसीएस ने दोनों माना था, बी यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सी यानी कोरल रीफ। ओके, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इसको डिवाइड करके या डिफरेंशिएट करके अगर आपसे सवाल पूछे कि लैंड एरिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और अगर एक्वाटिक एरिया की बात करें तो कोरल रीफ में। डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हैं, तो उसके बेस पे अगर आप जाना चाहेंगे तो कोरल रीफ के साथ चले जाइएगा। ओके, अगर वहाँ पे सिर्फ एक आंसर आपको करना है तो आप कोरल रीफ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कोरल रीफ में ज़्यादातर आपको जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ। ओके, और उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मारना है तो आप कोरल रीफ के साथ जाइएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है इन चारों में। ओके, पहला कह रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, यानी अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कॉन्सेप्ट कि ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो पहला क्या कह रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस यानी बढ़ रहा है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, यानी ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका पोल, वो ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ओके, साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो सवाल क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे ये जो डाइवर्सिटी है ये बढ़ रही है। नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, घटती है। ओके, ना कि बढ़ती है। जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है वो आपको घटते हुए क्रम में दिखेगी, ना कि बढ़ते। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन बी कह रहा है कि ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट एरिया। बिल्कुल, ट्रॉपिक्स ये होता है इन दोनों के बीच में और टेम्परेट इसके ऊपर वाला एरिया होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ट्रॉपिक सबसे ज़्यादा एरिया मतलब डाइवर्सिटी कवर कर रहा है तो टेम्परेट उससे कम ही करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स इन अमेजन कैन रेन फॉरेस्ट। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टेम्परेट एरिया टूवर्ड्स पोल। ये आपका टेम्परेट एरिया हो गया, मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ये वाला जो एरिया मैं आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये ट्रॉपिक के आउटर वाला एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेट एरिया। ओके, टेम्परेट एरिया। जब यहां से ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी क्या होगी, घटेगी। यही स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया, तो ये भी आपका करेक्ट ही है। ओके, तो ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि नॉट ट्रू पूछा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, चार ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पूछ रहा है कि जो सबसे रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन चारों में किसमें मिलती है। तो साइलेंट वैली, कश्मीर वैली, वैली ऑफ फ्लावर, सुरमा वैली। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लोकेटेड कहाँ है। साइलेंट वैली की अगर हम लोग बात करें तो ये केरला में आपको देखने को मिलेगी। कश्मीर वैली जो है वो जेएनके में मिलेगी, जो कि यूटी है करंट टाइम में।
वैली ऑफ फ्लावर की बात करें तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, जस्ट अ मिनट, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, यूके में लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में। वैली ऑफ फ्लावर जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। सुरमा वैली की अगर हम लोग बात करें तो इसका ये कुछ पार्ट असम में आपको देखने को मिलेगा और इसी के साथ कुछ पार्ट इसके बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे। ओके, मैं इंडिया की अगर बात करूं तो ये असम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इनके लोकेशन की बात। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो साइलेंट वैली में मिलेगी, जो कि केरला में है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि वैली ऑफ फ्लावर जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एट हॉट स्पॉट। यहाँ पे हॉट स्पॉट की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग आंसर पे जाने से पहले हॉट स्पॉट होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ओके, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो बेसिकली ये पृथ्वी पर एक ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर पाया जाने वाला ऐसा रीजन जहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसकी एक दिक्कत ये है कि यहाँ जो हॉटस्पॉट होता है उसको तभी घोषित किया जाता है जब वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ऑलमोस्ट मोर देन 70% डैमेज हो चुकी हो। ओके, यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली होगी या मिलती हो, और वहाँ पे लगभग जो उस बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे लगभग 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की वो डैमेज हो चुकी है। ओके, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो अगर इसकी बात किया जाए तो नॉर्मन मायर साहब ने इसको सबसे पहली बार दिया था। ओके, नॉर्मन मायर्स। ओके, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार यूज किया जाए। तो हॉट स्पॉट क्या मतलब, अगर हॉट स्पॉट की हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन जो अत्यंत बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हो और इस साथ साथ ही उसका जो हैबिटेट है वो लॉस हो चुका हो क्लाइमेट चेंज की वजह से या एक्सटेंसिव स्पीसीज लॉस के कारण वो काफ़ी गंभीर खतरे में। ओके, तो यही रीजन है कि उस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। अगर भारत की बात किया जाए, इंडिया में, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ। इन इंडिया अगर बात किया जाए तो 4 जो हॉट स्पॉट हैं आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कौन कौन से? तो आपका एक हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। वेस्टर्न घाट हो गया एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। दूसरा हो गया आपका ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय यानी ज़्यादातर आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट हैं वो। ओके, तीसरा हो गया आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर। ओके, चौथा हो गया आपका सुंडालैंड। ये 4 जो हॉटस्पॉट हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फैक्चुअल नेचर के सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है ना, इसी में अंडमान आइलैंड ग्रुप को काउंट किया जाता है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, इसको इस तीसरे वाले में यानी इंडो म्यांमार बॉर्डर वाले में शामिल किया जाता है और सुंडालैंड में शामिल किया जाता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 तरीके के हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। और ये चारों का नाम मैंने आपको बता दिया। हॉट स्पॉट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार किसने दिया था वो भी मैंने आपको बता दिया, नॉर्मन मायर साहब। ओके, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज रिगार्डेड एज हॉट स्पॉट। ओके, तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ये हॉट स्पॉट होता है, गैंगेटिक प्लेन नहीं है, सेंट्रल इंडिया नहीं है। तो अगर ये आपको मिल गया तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो गया। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि अंडमान वाला जो है वो इंडो म्यांमार बॉर्डर वाले में शामिल है, निकोबार जो आइलैंड है वो आपका सुंडालैंड वाले पार्ट में शामिल है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कहाँ पे होगा? तो आप ही बताइए कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 तरीके की जो हॉट स्पॉट है वहीं में से किसी एक पे होगा। तो गैंगेटिक प्लेन में हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये हॉट स्पॉट नहीं है। ट्रांस हिमालयन की बात किया जाए तो जो ये सपोज ये कश्मीर वाला एरिया है तो ये यहाँ पे है। ओके, ट्रांस हिमालयन यहाँ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पाए जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगी नहीं। ओके, तो ट्रांस हिमालय भी नहीं होगा। वेस्टर्न घाट बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न घाट क्या है, हॉट स्पॉट है इंडिया में। ओके, सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ भी नहीं होगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपका बेसिकली आ गया है बायोडाइवर्सिटी लॉस वाले टॉपिक से। ओके, तो जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू, यानी जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है या उसका खत्म खत्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। ओके, बिल्कुल होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को अगर आप खत्म कर दें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, होगा बिल्कुल होगा। ये तीनों करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और नोट कर लीजिए स्टूडेंट। आपका ये डिस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद कुछ अगर एक चौथा पॉइंट, ये 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख दिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिए आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ओके, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बाकी एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और 3 पॉइंट मैंने आपको और बता दिया। ये क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किन वजह से हो रहा है, उनका एक ऑप्शन ये आपको अगर मिल जाए कभी एग्जाम में तो आप इसको सही करेक्ट कर दीजिएगा। ओके, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज और वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डेंजर की बात कर रहा है। अगर नॉर्मल डेंजर पूछा होता तो इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम डेंजर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज का नेचुरल हैबिटेट ही आप खत्म कर दोगे तो वहां पे डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो रहेगी कैसे? उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। तो ये इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करेंगे द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी घट रही है उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? हैबिटेट, पॉल्यूशन, एक रीजन तो हो ही सकता है, लेकिन मेन रीजन की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो हैबिटेट पॉल्यूशन हो गया पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ये भी हो सकता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। लेकिन मेन रीजन की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन रीजन वही, अभी सेम पॉइंट हम लोग अभी सॉल्व कर ही रहे हैं कि अगर किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल हैबिटेट अगर हम खत्म कर दें तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो जिस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा वो हो ही जाएगा। तो इसका मेन रीजन की अगर बात करें तो किसी भी चीज का नेचुरल हैबिटेट अगर आप खत्म कर दे रहे हैं तो वहां से बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वही सवाल बार बार रिपीट कर रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल, जेनेटिक एसिमिलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर उतने कारगर नहीं होंगे। ओके, मेन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि while India's human population is growing at an outstanding pace, यानी भारत में जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज दर से बढ़ रही है। द बर्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग रैपिडली मेनली बिकॉज ऑफ, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है और जो बर्ड की पॉपुलेशन है बहुत तेज गति से घट रही है। इसके रीजन क्या पूछ रहे हैं? वही 4 स्टेटमेंट दिया, उन्हीं से हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ओके, तो पहला दे रखा है कि देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर। नंबर ऑफ हंटर की अगर हम लोग बात करें तो इतने तेज गति से नहीं बढ़ रहे हैं जितने तेज गति से पॉपुलेशन बर्ड की खत्म हो रही है। ओके, ये ऑप्शन उतना कारगर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि बायो पेस्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक मैन्योर आर बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर की बात, यानी जो कार्बनिक खाद होते हैं उनकी बात कर रहा है। ओके, तो कार्बनिक खाद बेसिकली अगर इसमें ये नेचुरल है तो ये इससे बर्ड की जो पॉपुलेशन होगी उसका खत्म होने के चांस उतना कम नहीं, मतलब उतना नहीं है। ओके, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर है तो उससे बर्ड का पॉपुलेशन से कोई लेना देना है नहीं कि वो खत्म हो जाए। ये भी ऑप्शन आपका नहीं जाएगा, यानी इसका सबसे करेक्ट आंसर अगर हम लोग खोजें तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर एलिमिनेट करें तो एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे, तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन स्टेटमेंट 3 पे चलते हैं। देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल हैबिटेट अगर किसी बर्ड का हम लोग खत्म कर देंगे तो बर्ड जो है, बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 एक यहाँ पे है और ये भी आपका नहीं है, तो ये भी आपका चला जाएगा। बाकी ऑप्शन स्टेटमेंट 4 को देखते हैं। देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी एक तरीके का केमिकल है, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मॉस्किटो रेपेलेंट। ओके, तो ये भी एक रीजन आपका होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 जिसमें होगा स्टेटमेंट वही आपका करेक्ट हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ओके, यानी जो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 3 और 4 है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट? द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वो एक है असर्शन, दूसरा है रीजन। ओके, असर्शन रीजन का सवाल है। तो असर्शन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी ट्रॉपिकल कंट्रीज वही हैं जो दोनों ट्रॉपिक के बीच में आपको मैंने बताया जो एरिया है वही ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात कर रहा है। ओके, और रीजन क्या कह रहे हैं कि बटरफ्लाई कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है क्योंकि बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती। ओके, तो रीजन तो आपका करेक्ट है, लेकिन असर्शन को देखते हैं। अगर रीजन यानी बहुत लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता तो असर्शन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे सनरेज प्रॉपर तरीके से आती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ओके, तो असर्शन करेक्ट है और रीजन भी उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जो बटरफ्लाई है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो रीजन भी इसका करेक्ट है और एक इसका ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है किसका? असर्शन का। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी इन चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये सवाल बड़ा प्यारा है। सवाल क्या कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज है कि मतलब किसी इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है उसमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल ये होना चाहिए क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम का अगर बायोडाइवर्सिटी को हमें बढ़ाना है तो उस इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो उसमें रोल प्ले करेगी। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कि इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस, यानी जो बीच के डिस्टर्बेंस होती है उनकी बात कर रहा है। तो ये भी बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी की इंक्रीज में हेल्प करती है। ओके, और एज ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें
तो ये भी उसमें रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम डिपेंड करता है कि जितना पुराना होगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको उतना ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो ये भी एक तरीके का रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी कह रहा है कि लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, यानी सपोज कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, ये ट्रॉपिक लेवल की बात किया था मैंने, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे 4 की जगह 2 ही अगर ट्रॉपिक लेवल देखने को मिल जाए, तो जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग भोजन उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ नहीं पाएगी। यानी जो ऑप्शन डी कह रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, किसी भी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी के बढ़ने के। क्यों? मैंने रीजन आपको ये बताया कि अगर ट्रॉपिक लेवल कम होगा तो उसमें उतना भोजन डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी भोजन उतना प्रॉपर तरीके से वहां ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा कि जो स्पीसीज है ऊपर वाली ट्रॉपिक लेवल की, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी वहां धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, ना कि बढ़ेगी। ऑप्शन में मतलब सवाल में पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ने का, लेकिन ऑप्शन डी जो कह रहा है उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो वो आपको वहां पे उस आंसर तक पहुंचा रहा है कि उससे बायोडाइवर्सिटी घटेगी ना कि बढ़ेगी। ओके, इस वजह से जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किस लिए, बायोडाइवर्सिटी के बढ़ने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल बड़ा प्यारा है, अगर ये दोबारा कभी आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं स्टार मार्क्स लगा दे रहा हूँ। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती कैसे है, कितने तरीके से होती है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो ये 2 तरीके से होता है स्टूडेंट। एक होता है आपका इन सिटू, एक होता है आपका एक्स सिटू। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को अगर कंजर्व करना है तो 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है आपका इन सिटू मेथड, दूसरा है आपका एक्स सिटू मेथड। इन सिटू मेथड का मतलब ये होता है, यानी इन सिटू का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी प्राणी को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही ग्रो कराना। ओके, या कंजर्व करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर सपोज कीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, उसके अगर नेचुरल हैबिटेट में हम उसको कंजर्व कर ले या उसे ग्रो कराएं तो उसे क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, एक्स सिटू की अगर हम लोग बात करें तो किसी ऑर्गेनिज्म के जो कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके नेचुरल हैबिटेट के अलावा किसी और जगह पे अगर हम लोग कंजर्व कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्स सिटू। ओके, यानी इसके डेफिनेशन की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, मैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर इन सिटू की बात किया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी in their natural habitat। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी प्राणी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में उसे कंजर्व किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट प्लेसेस away from their natural habitat। ओके, यानी जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है उसके अलावा कहीं और ले जाकर उसे कंजर्व किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके कुछ एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो मैं कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इन सिटू कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो जैसे बायोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व आपका इन सिटू की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या सैक्रेड ग्रुप्स हो गया, सैक्रेड ग्रुप्स
या सैक्रेड लेक्स हो गया, ये सब क्या है आपके इन सिटू कंजर्वेशन के मतलब जगह है। ओके, अब सैक्रेड ग्रुप्स या सैक्रेड लेक्स का मतलब ऐसा वो चीजें जहाँ पे माइथोलॉजिकली बहुत ज्यादा बिलीव किया जाए कि ये बहुत ही क्या कहते हैं स्वच्छ चीजें हैं। इनके सपोज कीजिए कि अगर कोई तालाब है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे नहाने से पुण्य मिलता है, तो बेसिकली ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं सैक्रेड लेक्स। ओके, और हम अगर हम इन सिटू एक्स सिटू के एग्जांपल की हम लोग अगर बात करें तो आपका हो जाएगा सीड बैंक। सीड बैंक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। जूलॉजिकल पार्क के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डीएनए डीएनए बैंक्स की बात करें तो वहां पे भी होता है। और या तो आप कह लीजिए कि डीएनए बैंक के अलावा जेनेटिक रिसोर्स सेंटर की बात करें तो वहां पे भी हो सकता है जेनेटिक रिसोर्स सेंटर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए एक्स सेटू और इन सेटू का, और इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट? सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, कंजर्वेशन। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, बॉटनिकल गार्डन की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो किसका हो जाएगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल इस सवाल इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व ही सबसे बड़ा है, और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है वो बड़े लेवल पे किया जा सकता है। नेशनल पार्क इसी का पार्ट हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन भी इसी की पार्ट में आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के पार्ट में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। मैंने बताया अभी अभी आपको कि इन सिटू कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही अगर हम लोग उसको कंजर्व करने की कोशिश करें तो वो इन सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर भी आपका इन सिटू की कैटेगरी में आएगा, नेशनल पार्क भी आ जाएगा, सैक्रेड ग्रुप्स आएगा। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है ये आपका एक्स सिटू की कैटेगरी में आ जाएगा, एक्स सिटू। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स सिटू का एग्जांपल है न कि इन सिटू का। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा इन सिटू का नहीं है, यानी एक्स सिटू के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायो बैंक फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है बहुत ठंडी चीज, यानी बहुत ही ठंडा, बहुत ही कोल्ड कह लीजिए, कोल्ड वाला ठंडा। ओके, बहुत ही ज्यादा ठंडा। तो क्रायो बैंक फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें एक गैस यूज की जाती है जिसका नाम है लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ये लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्रायो बैंक फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अगले अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि बायोस्फीयर रिजर्व और एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एरिया है किस चीज के कंजर्वेशन के लिए? ग्रासलैंड के लिए? सिर्फ ग्रासलैंड के लिए तो नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए? ऐसा भी नहीं है। एटमॉस्फेरिक बैलेंस की बात करें तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज होती हैं वहां पे उसको कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग वैरायटी की जो स्पीसीज होती हैं उनको कंजर्व किया जाता है। यही कारण है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेनेटिक वेरिएशन, यानी अलग अलग तरीके के जो जीन्स पाए जाएंगे, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी, उसके कंजर्व की बात करता है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग।
यानी इन चारों में से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर कौन सा है किसके लिए, कोरल ब्लीचिंग की बात कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? कोरल ब्लीचिंग की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो कोरल मैरीन लाइफ में कोरल एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ओके, कोरल और एल्गी ये दोनों मिल करके साथ साथ रहते हैं, और एल्गी का काम है कि ये भोजन बनाता है और इसको खाना देता है, और कोरल का काम है ये इसको रहने के लिए, एल्गी को रहने के लिए जगह देता है। यही कारण है कि इनका जो घर है वो हरा भरा दिखता रहता है। ओके, तो जो कोरल होते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है, जब समुद्र में या ओशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, या आप कह लीजिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ओशन वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जो एल्गी होते हैं ना वो कोरल को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जब ये कोरल को धीरे धीरे छोड़ देंगे तो ये क्या होगा कि एल्गी तो भोजन बना रहा था, इसको भोजन दे रहा था, तो क्या होगा इस कंडीशन में कि जो कोरल होंगे वो मर जाएंगे। ओके, कोरल आगे चल करके कुछ समय बाद मर जाएंगे, और जब ये मरते हैं तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। ओके, यही रीजन है कि ये इसी को ब्लीच कहा जाता है, यानी जब कोरल व्हाइट कलर के हो जाते हैं उसी कंडीशन को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो यही जो है टेम्परेचर की वजह से, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग का एक फेनोमेना आपको देखने को मिलता है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां जहां कोरल पाया जाता है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन की बातें करती है। ओके, तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे कोरल लूजेस देयर सिम्बायोटिक एल्गी, यानी जिसे हम लोग जू जैंथिली बोलते हैं, एल्गी को यहाँ पे हम लोग जू जैंथिली बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप खो देता है, यानी दूर हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि जो समुद्र का टेम्परेचर है, समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ओके, और यही कारण है कि ये आगे चल करके कोरल जो होता है ये व्हाइट यानी ब्लीच फॉर्म में निकलता है, यानी ब्लीच व्हाइट रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली ये इसके जिसकी मौत हो जाती है। तो ओके, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोरल ब्लीचिंग का कारण मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर की बात कर रहा है। ओके, मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर, तो मरीन पॉल्यूशन होता है लेकिन मोस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी ऑफ सी, ऐसा नहीं है। राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि द आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स, यानी डिजीज का फैलना और एपिडेमिक्स ये कोई बड़ा रीजन नहीं है कोरल ब्लीचिंग की लिहाज से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है बायोडाइवर्सिटी। अगर इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया, जो भी फैक्चुअल नेचर के सवाल आपको देखने को मिले हैं उनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, साइड में शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा उसका। जैसे हॉट स्पॉट हो गया, या बायोडाइवर्सिटी टर्म पहली बार किसने यूज किया था, और हॉट स्पॉट को पहली बार जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, या भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। और ओवरऑल अगर दुनिया की बात किया जाए तो दुनिया में ओवरऑल 35 हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं, ओवरऑल 35 हॉट स्पॉट। ओके, लेकिन इसमें भारत में कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो ये जितने फैक्चुअल नेचर के पॉइंट हैं वो आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। इसी लेक्चर के साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको आगे चल के बहुत ही सुविधा होगा एग्जाम के समय रिवीजन के लिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फीडबैक के थ्रू मुझे, यानी अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर में क्या कमियां हैं, तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं बार बार हर लेक्चर में यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको मतलब जो कमियां महसूस होंगी आप बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मुझे बताइएगा जरूर कि इसमें कमियां क्या है, क्या क्या मुझे सुधारना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यहाँ तक आप सभी लोग बने रहे, इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।